हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 10 जावा टूल्स दैट एवरी जावा डेवलपर मस्ट नो मैं कह रहा हूँ भाई, आपको आने ही चाहिए। देखो यार, अगर आप फ्रेशर हो, जावा सीखने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप जावा सीख रहे हो या फ्यूचर में भी अगर आप सीखना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि इन टूल्स में से आपको ऑलमोस्ट सारे टूल्स आने चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कहीं जॉब चाहिए जावा के बारे में, आप सीवी में इन टूल्स को मेंशन करिए और अपने प्रोजेक्ट्स में इन टूल्स को यूज़ करिए। या अगर आप इंटरमीडिएट हो, फिर भी इन टूल्स को आप सीखो, क्योंकि अपने जब ज़रूरत होगी भाई अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो इन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे ये टूल्स फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप जावा को स्विच करोगे, जावा की प्रोफाइल पे अगर आप स्विच करोगे जॉब्स को, या स्विच करना चाहते हो, तो ये टूल्स की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड गाइज, इवन प्रोजेक्ट्स में भी ये टूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो मैं तो कहूँगा भाई, सारे जावा डेवलपर्स, चाहे आप बनने वाले हो चाहे जावा डेवलपर हो, इन टूल्स को सीखो और भाई धमाल धमाल मचाते रहो। चले भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक एक करके मैं आपको टूल्स बताता हूँ, उन टूल का क्या पर्पस है ये भी बताता हूँ, और टूल्स में से कौन सा प्रीफर करो आप ये भी बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। चले भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटा दबा देना है, जिससे कि भाई डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो यार, तो स्टार्ट करते हैं 10 जावा टूल्स एवरी डेवलपर मस्ट नो। अब देखो यार, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इन टूल्स को आपको प्रैक्टिकली यूज करके देखना है यार, या थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलने वाला। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टूल है, देखो यहाँ पे सबसे पहला टूल मैं जावा को ही दूंगा। जावा ही एक अपने आप में बहुत तगड़ा टूल है। जावा लैंग्वेज एंड इट्स कैपेबिलिटीज को आपको समझना पड़ेगा पहले। मतलब कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी टूल को यूज करने से पहले, जो जावा से रिलेटेड है, जावा का काम कर रहा है या जावा के काम को सिंप्लीफाई कर रहा है, इस चीज को समझने से पहले आपको जावा भी एक टूल है एंड जावा के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाओगे तो अलग से टूल्स मिलेंगे, उनको यूज कैसे कर पाओगे भाई। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो भाई कि आपके पास जावा के अंदर ही वो टूल अवेलेबल है और आपको नहीं पता, आपने एक्सप्लोर नहीं किया, और आप अलग से दूसरा टूल यूज कर रहे हो जबकि जावा के अंदर भी वो टूल अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपके पास जावा के पास कैपेबिलिटीज है, तो आपको अलग से दूसरे टूल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला मेरा पॉइंट है कि भाई, पहला तो आपको जावा लैंग्वेज ही सीखना है एंड इट्स कैपेबिलिटीज। जावा लैंग्वेज और उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में जानिए। अब जैसे एग्जांपल में आप देखिए, जावा का फंडामेंटल, आपका जावा का फंडामेंटल भी कह सकते हो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे जावा बेसिक्स, ऊप्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऊप्स वगैरह अच्छे से नहीं क्लियर होगा, तो आप वो डिजाइनिंग नहीं कर पाओगे अपने सॉफ्टवेयर की जो एक लेवल की होनी चाहिए। वो एफिशिएंट आप काम नहीं कर पाओगे, उस एफिशिएंसी से आप काम नहीं कर पाओगे। आप ऐसा कोडिंग करोगे कि भाई वो कोड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो मैं तो कहूँगा भाई, फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए। बेसिक्स, ऊप्स, स्ट्रिंग्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब चीज़ होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल देखो भाई, आप एक प्रोग्राम बना तो रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और आपके फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है, उसमें आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया। अब क्या होगा, जब प्रोग्राम बन के कंप्लीट होगा, सॉफ्टवेयर बन के कंप्लीट होगा, तो उसमें आपने एक्सेप्शन नहीं हैंडल किया है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रोग्राम चलते चलते अचानक से क्रैश कर जाएगा, तो वो एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा आपका। ठीक है, ऐसे ही समझो कि आप क्रिकेट खेलने गए, तो भाई पिच पे उतर गए, क्रिकेट खेल रहे हो, बट आपने ये नहीं चेक किया कि भाई, अगर आपने इस चीज़ को हैंडल ही नहीं किया कि अगर भाई बैट मेरा टूट गया तो क्या करूंगा, आपने दूसरे बैट का इंतजाम किया ही नहीं, और अचानक से टूट गया, फिर क्या करोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो आप बहुत अच्छे से कोडिंग कर पाओगे। अब जैसा फंडामेंटल आपने सीख लिया, तो आपके पास एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी आपके कह सकते हो बहुत ज़्यादा टूल्स, बहुत सारी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, कलेक्शंस में जो जावा 8 के बाद फीचर्स आए, जैसे स्ट्रीम एपीआई वगैरह हो गया, इनके बारे में आपको, आपके पास भरपूर नॉलेज होनी चाहिए यार, भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, सीवी के लिए अप्लाई करिए या जॉब के लिए अप्लाई करो, अपने सीवी में भरपूर मेंशन भी करिए भाई, खुले आम मेंशन करिए कि मैंने कलेक्शन सीखा है, मल्टी थ्रेडिंग सीखी, नेटवर्किंग सीखी है, जावा को कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से, ये भी सीखी है, जकार्ता ई सीखी, सब कुछ सीखी, सर्वर डीएसपी, सब चीज़ मेंशन कर दो। ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चलकर टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स में यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेमवर्क्स अभी आपको पता होना चाहिए, जैसे हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग, ये सब भी एक्चुअली टूल्स ही हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। एक फ्रेमवर्क की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला जो मेरा टूल है वो जावा इटसेल्फ है एंड इट्स कैपेबिलिटीज, कि भैया जावा कितना कैपेबल है, जावा क्या है, इसके बारे में पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक बार जावा के बारे में नॉलेज आ जाएगी, देन हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड दूसरा टूल आपके पास होना चाहिए, वो एक आईडी में आप पूरा मास्टर होनी चाहिए भाई। एक आईडी में आप इतने फ्लुएंट रहो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। आईडीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजे है, इक्लिप्स है, नेटबीन्स है। अब जिसको नहीं पता ये आईडीज क्या होती हैं, तो आईडीज है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम कोड को राइट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। कोड को मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हो, अभी जावा की बात करें तो जावा के कोड को राइट, डिबग एंड रन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फीचर हमें प्रोवाइड करती हैं, इवन कोड कंप्लीशन वगैरह भी बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटेलिजे भी है, इक्लिप्स भी है, नेटबीन्स भी है। और गाइज मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी एक आईडी पे मतलब स्टिक मत हो जाइए, चिपक मत जाइए कि भाई हमें इंटेलिजे यूज़ करना है तो भाई इंटेलिजे ही यूज़ करना है। तो ऐसा मत करिए, आपके पास बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए, बट एक पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। एक एक आईडी पे आपकी बहुत तगड़ी पकड़ होनी चाहिए। और सिर्फ आईडी कोड को लिखने के लिए नहीं होती, आईडीज कोड को लिखते समय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए होती है। ठीक है, मतलब अगर आप आईडी यूज कर रहे हो, आईडी के सारे फीचर्स का नहीं यूज कर पा रहे हो और अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हो, तो आईडीज यूज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप इंटेलिजे यूज कर रहे हो तो इंटेलिजे को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओ। मतलब कहने का मतलब आप कोड कंप्लीशन फीचर यूज करो, आप डिबगर यूज करो, आप प्रोफाइलर यूज करो, मतलब जितने भी फीचर हैं उनको यूज करो, आप रिफैक्टरिंग यूज करो, सब चीज यूज करो और उसको यूज करके अपने कोड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको। आईडीज का ये काम है, सिर्फ कोड लिख देना इट्स नॉट वर्क ऑफ आईडीज, ये चीज याद रखिए। तो आप इंटेलिजे यूज करें, इक्लिप्स यूज करें, नेटबीन्स यूज करें, ओपन सोर्स इक्लिप्स मैं प्रेफर करता हूँ यार ज़्यादा। बट यार देखो, इंटेलिजे सबसे तगड़ी है, इंटेलिजे सबसे तगड़ी आईडी है और इंटेलिजे में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऑलमोस्ट मैं 80% इंटेलिजे यूज़ करता हूँ, कम्युनिटी एडिशन। एंड मेरे पास तो इंटेलिजे आइडिया का पेड वर्जन भी है तो वो भी यूज़ करता हूँ। बट इक्लिप्स एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। इक्लिप्स आप बहुत सारी कंपनियों में भी यूज़ होता है एंड इक्लिप्स को आप यूज़ कर सकते हो, ओपन सोर्स है एंड फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटबीन्स पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता है, तो आप देख लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए। बट मुझे नहीं लगता नेटबीन्स अब यूज़ करना चाहिए आपको। यूज़ कर भी सकते हो, ऐसा बेकार आईडी नहीं भाई, अच्छी आईडी ये भी थी, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी नेटबीन्स पे बनाए हैं। ठीक है, तो आई थिंक दो टूल आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो एक आईडी और आती है VS कोड। ठीक है, VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो कहूँगा भाई जावा के लिए भी इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है या वो सारे फीचर नहीं प्रोवाइड कर सकती है, कर पा रही है अभी, तो बाद में हो सकता है कोई ऐसा चीज़ आ जाए। बट अभी मैंने यूज़ किया, बट जितना इंटेलिजे और इक्लिप्स तगड़ा है जावा के लिए उतना VS कोड नहीं है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप देख लीजिए भाई। मैं तो कहूँगा भाई इंटेलिजे इक्लिप्स में से ही कोई एक यूज़ करिए। नेक्स्ट टूल है बिल्ड टूल। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हो जावा में, चाहे स्प्रिंग बूट हो, चाहे एडवांस जावा का प्रोजेक्ट हो, या एडवांस मतलब J2EE जकार्ता EE का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, सर्वर DSP का प्रोजेक्ट बना रहे हो, सिंपल वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, हाइबरनेट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे बिल्ड टूल की जरूरत होती है। किस लिए होते हैं? ये एक्चुअली ऑटोमेट कर देते हैं बिल्ड प्रोसेस, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग अपने प्रोजेक्ट की। मतलब टेस्ट भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बिल्ड भी ऑटोमेटिक कर देंगे, कंपाइलेशन तो होता ही है भाई, ऑब्वियसली बात है, पैकेजिंग भी ऑटोमेट कर देंगे। तो ये सब चीज काम को आपको नहीं करना पड़ेगा मैनुअली कमांड लगा के, ये बिल्ड टूल अपने आप से कर देंगे। इवन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वगैरह भी अपने आप से कर देंगे। तो ये आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग जावा सीख लेते हैं बट उनको मेवन और ग्रेडल के बारे में पता ही नहीं होता। तो दो बहुत तगड़े ऑप्शन है, एक मेवन और एक ग्रेडल, दोनों में से आप एक सीख लीजिए। मैं तो कहूँगा जावा आप यूज़ करो तो मेवन यूज़ करो यार, मेवन ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रेडल भी यूज़ होता है भाई परफॉर्मेंस वगैरह के लिए, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन परफॉर्मेंस वगैरह के लिए ग्रेडल यूज़ होता है। अगर आपने एंड्रॉइड सीखा होगा तो वहाँ पे ग्रेडल यूज़ होता है प्रोजेक्ट को मैनेज करने की। मेवन भी यूज़ कर सकते हो, बट जावा में ज़्यादातर मेवन ही यूज़ होता है। एंड ऐसा नहीं, मेवन ही यूज़ होता है, मेवन और ग्रेडल दोनों यूज़ होता है, बट आपको एक पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्ड टूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप जावा प्रोजेक्ट्स की बात करते हो तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, एक चीज़ और है, एक टूल और सबसे इंपॉर्टेंट है जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VCS। ये VCS आपको आना ही चाहिए। पर्पस क्या है? इसकी हेल्प से हम लोग कोड चेंजेस अगर हम करते हैं तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, कोलैबोरेशन मैनेज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग साथ में काम कर सकते हैं। एंड अगर हमारी कोई गलती हो गई तो हम प्रीवियस कोड पे कमिट जा सकते हैं, प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं। कह सकते हो वर्जन को पूरा कंट्रोल करता है ये हमारा VCS जो होता है। VCS बहुत सारे होते हैं यार, ठीक है, जैसे गिट है तो गिट आजकल बहुत पॉपुलर है, तो गिट सीख सकते हो। ठीक है, देन आप गिट हब भी सीखिए। ठीक है, ऐसे करके वैसे तो VCS हमारा गिट ही है। एंड आई थिंक बाजार वगैरह भी कई सारे गिट की VCS अवेलेबल है, हम नेट पे जाकर देख लिए, बट गिट आपको ज़रूर से सीखना ही सीखना है। एंड गिट को यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। एंड जो प्रोजेक्ट आप शोकेस कर रहे हो या अपने पोर्टफोलियो में जो आप लगा रहे हो उसके अंदर गिट वगैरह यूज़ होना चाहिए। एंड आप खुल के भाई इसकी तगड़ी मार्केटिंग करिए कि मैंने ये सीखा है, क्योंकि आपने सीखा है तो उसका यूज़ होगा और उसका फायदा भी है। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट बात करें तो आपको डीबगिंग टूल्स आने चाहिए। डीबगिंग टूल्स में डीबगर्स आने चाहिए। डीबगर्स किस तरह यूज़ करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो डीबगर्स उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व होता है। तो एक्चुअली डीबगर्स होते हैं, ये असिस्ट करते हैं इन आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द एरर्स इन अ कोड। तो एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और फिक्स करने के लिए डीबगर्स यूज़ होते हैं। तो यार देखो, जब अपना प्रोग्राम लिखोगे तो यार बहुत सारे कोड्स भी तो लिखोगे,
बहुत सारे कोड लिखोगे, और जब कोड लिखोगे तो वहाँ पे एरर आएगी, और जब एरर आएगी तो उनको पहले निकालना होगा और फिर आइडेंटिफाई करना होगा। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे एरर्स को लिखना या एरर्स को ढूंढना और आइडेंटिफाई और फिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे डिबगर्स हेल्प करते हैं। डिबगर्स हमारे कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, और देन एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं आसानी से। तो डिबगर्स वगैरह की हेल्प से हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब डिबगर्स जैसे हमारे पास हर एक आईडी के अंदर एक डिबगर्स अवेलेबल है, जैसे इक्लिप्स डिबगर है, इंटेल से डिबगर है। तो ये सारे डिबगर इंपॉर्टेंट है और इनको आपको यूज़ करना चाहिए, देखना चाहिए। एटलीस्ट आपको बग्स आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना आना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो डिबगर आप हमेशा यूज़ करो, और इवन आप लिख भी सकते हो कि भाई हमने डिबगर यूज़ किया है सीबी में, या अपने शोकेस कर सकते हो कि भाई मुझे ये टूल आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े यार। तो जब आप कोड लिखते हो तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टेस्ट करने की वो कोड को, कि भाई वो कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हम राइट करें, अपने टेस्ट केसेस को राइट करें। तो हमारे लिए फ्रेमवर्क जरूरी होता है टेस्टिंग के लिए, जो हेल्प करता है हमारे टू राइट एंड एग्जीक्यूट यूनिट टेस्ट टू इंश्योर द कोड क्वालिटी एंड प्रिवेंट रिग्रेशंस, ठीक है। तो अब हमें वहाँ पे यूनिट टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, और उसके लिए सबसे तगड़ा फ्रेमवर्क है JUnit। तो हम JUnit यूज़ कर सकते हैं। JUnit के साथ हमें कोई चीज़ मॉकिंग करनी है, फेक ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने, तो हम उसके साथ Mockito यूज़ कर सकते हैं। एंड JUnit एंड Mockito बहुत ज़्यादा साथ में यूज़ होते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो JUnit Mockito आपको आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली बात, जो आप कोड लिखोगे यार उनको टेस्ट करने की जरूरत होगी कि भाई वो कोड सही आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं आउटपुट दे रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और हमारा जो मिल रहा है एक्चुअल आउटपुट है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो ये काम करने के लिए हमारे लिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, और ज़्यादातर यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो यूनिट्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में है। तो ये चीज़ भी आनी चाहिए, यूनिट टेस्टिंग और Mockito, JUnit एंड Mockito आपको सीखना चाहिए। और यार मैंने यहाँ पे अभी जस्ट लेटेस्ट मैंने ट्यूटोरियल बनाया है JUnit का, जिसमें जाकर के आप देख सकते हो हमने JUnit 4 एंड 5 दोनों कवर किया है डिटेल में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े यार। तो हमारे पास अगर सपोज हमने एक वेब एप्लीकेशन बना लिया, एक वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें उस एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी जिससे बाकी लोग दुनिया में यूज़ कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं एक्चुअली डिप्लॉय एंड रन द जावा वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। तो इन सर्वर्स पे हम लोग अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, और जब एक बार डिप्लॉय हो जाएगा तो हम सर्वर के IP एड्रेस से उसको पूरे दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए भाई, क्योंकि आप एप्लीकेशन बनाओगे तो डिप्लॉय करना भी तो आना चाहिए। सर्वर को कैसे मैनेज करते हैं, पोर्ट कैसे चेंज करते हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट पाथ कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में एक डिटेल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत सारे सर्वर्स हैं, जैसे टॉमकैट है, वेबलॉजिक वगैरह है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे सर्वर्स हैं। बट मैं कहूँगा अपाचे टॉमकैट आप सीखिए, इनिशियली स्टार्ट करिए, जब तक आपके पास कोई जॉब की रिक्वायरमेंट ना हो। तो टॉमकैट एक फ्री ओपन सोर्स है, तो उसको जाकर के आप सीख सकते हो, ठीक है। एंड जकार्ता आपको सीखना ही सीखना है, तो जकार्ता जब यूज़ करोगे तो वहाँ पे टॉमकैट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, फ्रेमवर्क्स में भी ये यूज़ होते हैं, जैसे स्प्रिंग बूट में अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि उस इंटीग्रेटेड से काम नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो आप काम कर रहे हो उससे काम नहीं होता है, उसके हट के कुछ काम होता है। तो फिर वहाँ पे आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन सर्वर जिनको हम बोलते हैं, या फिर वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, सर्वर भी सीख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आ गया आपके कोड को एनालाइज करने का टूल, ठीक है। कोड को एनालाइज करने का टूल, इसकी हेल्प से हम लोग कोड को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज कोड फॉर द पोटेंशियल इशूज इन्फोर्सिंग कोड स्टैंडर्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी। तो बेसिकली कोड जो लिखोगे आप उसको एनालाइज करने के लिए और कोड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें टूल सीखना चाहिए, जो कि है सोनार क्यूब। ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, बट यहाँ पे ये एक फेमस टूल है, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो ये आपको सीखना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक तो आपको सीखना ही सीखना चाहिए। लेकिन कोड एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि यार देखो, इनिशियली जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हो, बट जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या कोई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कोड की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो कोड क्वालिटी आप इस टूल की हेल्प से चेक करोगे, जिसमें आप इशूज़ को फैच करोगे, स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो किए कि नहीं फॉलो किए, ये सब चीज़ चेक करोगे। इससे क्या होगा, कोड क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा सोनार क्यूब एक बार देखिए। अगर आप फ्रेशर हो तो एटलीस्ट आप बेसिक ओवरव्यू तो आप देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। 9th टूल है वो बिल्ड ऑटोमेशन टूल। अगर एक बार आपका एप्लीकेशन तैयार है, सर्वर पे आपने डाल दिया, तो अब हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपने ऐसे टूल्स की हेल्प से पूरा बिल्ड, टेस्ट और जो भी है डिप्लॉय वो सब ऑटोमेट कर दें, अपने आप से कर दें। एंड उसके लिए हमारे पास जेनकिंस क्या करेगा, ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कोड चेंजेस। अब आपने सब चीज़ बिल्ड जो आप मैनुअल कर रहे थे वो भी ये ऑटोमेट कर देगा, अपने आप करेगा, ऑटोमेटिक टेस्ट भी करेगा और डिप्लॉय भी करेगा। तो जैसे ही आपने कोड चेंज किया और कमिट किया आपने, तुरंत ही ये टेस्ट बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय कर देगा अपने आप से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इवन इन्वायरमेंट्स में, जिस इन्वायरमेंट में आप चाहोगे। तो ये टूल आना चाहिए, सीखना चाहिए आपको।
जेनकिंस इसका नाम है। ये जावा पे ही लिखा गया पूरा टूल है, बट ऐसा कोई मस्ट नहीं कि आप जेनकिंस ही सीखो। जेनकिन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल है, बट यार आप गिटहब एक्शंस भी सीख सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं उनको भी सीख सकते हो, बट जेनकिंस रिकमेंडेड है क्योंकि यार इंडस्ट्री में ये टूल ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो ज़्यादा यूज़ होता है उसको आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट, लॉगिंग। लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉग इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए होता है, जिससे हम डिबगिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकें, कंसोल पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकें और अलग अलग तरीके से लॉग्स को यूज़ कर सकें। अब यार हम लॉगिंग करेंगे कैसे, ये देखिए। लॉगिंग करने के लिए हमारे पास जावा की खुद की भी एपीआई है, ठीक है, जो कि java.util.logging पैकेज के अंदर है। तो जावा की खुद की भी एक एपीआई है, बट इसके पास इतने फीचर्स और कैपेबिलिटीज नहीं है। तो भाई जब अपने घर में वो चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें थर्ड पार्टी दूसरे घर में देखना होता है कि भैया क्या वो हमें अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल हम फिर यूज़ करते हैं अलग थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क, जैसे log4j हो गया, logback हो गया, या फिर हमारे पास SLF4j है जो हमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम एक ही तरह कोड लिखे बस अपनी इंप्लीमेंटेशन चेंज कर पाएँ। तो SLF4j इंप्लीमेंटेशन नहीं भाई, ये एक एब्स्ट्रैक्शन टूल है, एब्स्ट्रैक्शन टूल है, एंड बैकएंड में हम लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। एंड जो log4j है वो फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है, तो ऐसे फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर सकते हो अपने लॉगिंग को मेंटेन करने के लिए। तो यार लॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अपने एप्लीकेशन की बात करें, चाहे वो बेसिकली ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब सर्वर पे एप्लीकेशन चल रहा होता है तो वहाँ पे लॉग्स को हमें मॉनिटर करने होते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके का लॉग दे रहा है, ठीक है। कभी एरर्स के लॉग्स को देख के हमें काम करना होता है, कभी बहुत सारे ऐसे लॉग्स होते हैं जिनको हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। तो लॉगिंग फ्रेमवर्क आप जरूर सीखिए। एंड गाइज ये रहे हमारे टॉप 10 जावा टूल्स जो आपको नहीं आनी चाहिए अगर आप 2024 या उसके बाद अगर आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल जावा डेवलपर बनना चाहते हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब यार आज के ज़माने में सिर्फ अगर आप जावा फंडामेंटल सीख लेते हो तो काम नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ टॉप 10 टूल्स मैंने बताया आपको जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके बारे में भी मैंने डिस्क्राइब किया। बट ऐसे बहुत सारे टूल हैं, जैसे डेटाबेस टूल की बात करें तो हाइबरनेट वगैरह है, फिर आईओसी कंटेनर्स की बात करें तो हमारे पास स्प्रिंग है। तो ऐसे टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको सीखने ही पड़ेंगे थ्रू आउट योर जर्नी। और जैसे आप सीखते जाओगे आपको अलग अलग तरीके के टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। सो आप बी रेडी फॉर लर्न एनीथिंग, ठीक है। एंड मुझसे अगर कोई भी टूल मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आपके दिमाग में कोई टूल और इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप इन 10 में से किस टूल को सबसे ऊपर एंड प्रायोरिटी बेस्ड अगर मैं बोलूँ शॉर्ट कर दो तो किसको रखोगे सबसे ऊपर, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये सब टूल सीख करके गाइज आप क्या कर सकते हो, अपनी सीवी मेंशन कर सकते हो, तो सीवी आपकी सेलेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा है और आप अपनी ड्रीम जॉब भी ले सकते हो। चलिए भाई, मुझे लगता है बहुत है इतना, अगर आप इतना सब चीज़ सीख ले तो एटलीस्ट मैं तो कहूँगा 2, 3, 4 जरूर से सीखिए टूल्स को और अपने सीवी वगैरह में मेंशन करिए, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करिए और तगड़े तगड़े काम को करिए और धमाल मचाइए। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए। इस तरह से वीडियोज़ के लिए आपको एक काम करना है, बस अपना नाम और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।